नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वस्थ भारत। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारतीय चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पिछले लंबे समय से दरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमारे मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से अब जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की पहल की शुरुआत की गई है। बहुत वृहद कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी कोशिश है कि हमारे देश में आने वाले जो भावी चिकित्सक हैं उनकी गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जिससे कि स्वस्थ भारत की नींव को और ज़्यादा मजबूती मिल सके। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स को तैयार करने वाले शिक्षक हैं वो भी बेहतर प्रशिक्षण के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाए, जिससे कि भारतीय शिक्षा जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा समृद्ध हो और ज़्यादा मजबूत हो। इसी को लेकर के जो प्रयास किए गए कुछ, उस पर विस्तार से चर्चा आज स्वस्थ भारत में समझने की कोशिश होगी कि जो डॉक्टर्स तैयार करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया व्यवस्था में पहले की तुलना में क्या कुछ गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं। समझने की कोशिश होगी कि कैसे अच्छे डॉक्टर्स देश को मिल सकें, जो कि हमारे देश में जो चिकित्सक और जो रोगी हैं उनका जो रेशो है और जो डॉक्टर्स की कमी है उनको दूर करने को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे स्वस्थ भारत में, और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बद्रीनाथ अथानी, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ सर्विसेज के, साथ ही साथ आप चेयरमैन है मेडिकल काउंसिल कमेटी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बद्रीनाथ आपका। धन्यवाद। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बी श्रीनिवास, आप एडीजी हैं मेडिकल एजुकेशन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से, साथ ही साथ आप नीट एडमिशन की मेंबर सेक्रेटरी हैं कंसल्टिंग काउंसलिंग के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बी श्रीनिवास आपका भी। थैंक यू। और हम दोनों ही डॉक्टर्स के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की पहल है, उस पहल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर बद्रीनाथ आपसे करना चाहूँगा, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है पहले की तुलना में? क्या कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं? जो हाइलाइट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो क्या कुछ हैं चिकित्सा शिक्षा में सुधार के? चिकित्सा शिक्षा सुधार में पिछले 2-3 साल से बहुत सारे महत्वपूर्ण पहल कदम उठाए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका इंतजार सालों से था, बहुत सालों से था। जी बिल्कुल। और मुख्य बिंदु इसमें ऐसा है कि एक तो हमारे पास, जैसा आपने अभी कहा, कि हमारे इस देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। अगर आप चिकित्सक और जनसंख्या की जो अनुपात अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये 1:1000 होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ये 0.7 to 0.8 पर 1000 आता है। वो भी देश में कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ तो बहुत ही कम है। ठीक बात है। 0.1 0.2 तक होगा वहाँ तो ये जो कमती है ये तो कम दूरी करना था पहला। और इसके साथ साथ जो विशेष चिकित्सक जो हम स्पेशलिस्ट कहते हैं उनका तो बहुत ही कम है नंबर। वो तो सिर्फ आपको मोटे मोटे शहर में उनको मिलेंगे, लेकिन जो गांव में वगैरह तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। और ये तो सबसे पहला हमारे मुख्य बिंदु था और मुख्य विषय था वो तो कि जो वैद्यकीय चिकित्सा शिक्षा में जो भर्ती का बढ़ोतरी करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य था जी सरकार के सामने। तो अभी हमने पिछले 3 साल से ये हमने एकदम सही कार्यक्रम, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कहते हैं मैं मंत्रालय की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो ये इसमें हमने बहुत 3 कदम उठाए। एक तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सिविल हॉस्पिटल जो है जी, उसको हमने अपग्रेड करके उसको एक वैद्यकीय चिकित्सा के रूप में परिवर्तन करना, जो मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तन करना। और दूसरा जो हमने कदम उठाया वो था कि अभी एग्जिस्टिंग जो वैद्यकीय चिकित्सा केंद्र है उसमें सीटों की बढ़ोतरी करना जी, उनको हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए हुए।
और हमारा तीसरा हमने पहले ये उठाया कि जो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन क्षमता भी हमने बढ़ाया है। और जिस कॉलेज में जो रनिंग कॉलेज थे, जिधर अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की स्टडी होता था लेकिन स्नातकोत्तर नहीं होता था, उनको हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, वहाँ भी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ जो DNB हमने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में भी उनका जो इंटेक कैपेसिटी है वो बढ़ाया। अगर इस कदम से, इस जो पहल हमने जो उठाया है, मेरे को लगता है 2-3 साल में 2024 तक हमें वो लक्ष्य जो हमारा जो है कम से कम 1 लाख भर्ती चिकित्सा जो एडमिशन होना चाहिए। अभी आज की तारीख में सिर्फ 80,000 के आसपास है, लेकिन अभी वो कम से कम 1 लाख हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, लेकिन 2014 में तो ये बहुत ज्यादा कम था। 2014 की तुलना में ये भी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया गया। 2014 के पहले तो सिर्फ 50,000 था। जी। और पिछले सिर्फ 3-4 साल में वो 30,000 की ज़्यादा सीट हमने बढ़ा दिया है। और अभी आगे ऐसा ही हमारे बहुत सारे कदम उठाने वाले हैं। उससे के बाद अभी 2024 तक हमारे पास 1 लाख के आसपास सीट रहेंगे भर्ती करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर भी उसी मुताबिक हमने फैसिलिटेट किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी लगभग मेरे ख्याल से 16 या 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए हैं पिछले 2 साल से। और पोस्ट ग्रेजुएट में भी बहुत सारे बढ़ोतरी हुई है जी। और जब हम चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात करते हैं, इसमें मेडिकल जो वैद्यकीय चिकित्सा में 3 स्ट्रेटा होता है। एक तो अंडर ग्रेजुएशन, और बाद में स्नातकोत्तर जो विशेष, बाद में उसका भी ऊपर जो होता है वो उसको हम कहते हैं सुपर स्पेशलिटी, जो कार्डियोलॉजिस्ट है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो भी हमने उसके भी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हम इसका प्राइवेट और गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से, सरकार और अभी ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो मेडिकल एजुकेशन है उसको आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर आप और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा, जब हम जो गुणात्मक मात्रा हम जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में, गुणात्मक में हम कमी नहीं हो देंगे। गुणात्मक साथ साथ हम ऐसा कदम उठाए कि उसमें जो मात्रात्मक रूप में भी बढ़ाना चाहिए और गुणात्मक रूप में भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसा नहीं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बिल्कुल भीड़ में डॉक्टर्स निकालें, लेकिन वो जो डॉक्टर्स हो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड भी हो और एथिक्स का कॉन्शियस हो। जी। एथिक्स का बहुत सारे हम कमेंट सुनते हैं मंत्रालय में, हमारे पास तो रोज ये हम देखते रहते, जो कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो पारदर्शिता और एथिक्स जो है, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स फॉलो करना भी हम बहुत सारे स्ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन जिस ट्रांसपेरेंसी की बात डॉक्टर बद्रीनाथ कर रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास, चूंकि हम जितना ज़्यादा ध्यान हमारी चिकित्सा शिक्षा में देंगे उतने ही बेहतर चिकित्सक हम मिल पाएंगे। और जो ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी इस तरीके की हो कि वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं हो, किसी तरीके की कोई गलत प्रयास ना हो। तो उसको सुनिश्चित कैसे कर रहे हैं एडमिशन्स की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो? अब सर ने तो क्वांटिटी की बात की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। नंबर ऑफ़ रेशियो के हिसाब से जैसे सर बता रहे थे 1:1000 है। उसके बाद हमने इसको क्वालिटी में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लास्ट 4 ईयर से नीट का हमने इंट्रोड्यूस किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें भी इससे पहले क्या होता था, हर एक कॉलेज अपने लेवल पे एग्ज़ाम्स लेता था और अपने लेवल पे एडमिशन्स करता था। उसमें ये चांसेस ऑफ करप्शन भी है और क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो हम कहते हैं गुणवत्ता, वो मेंटेन नहीं हो पाता था। 2014 से ये डिसाइड किया गया मिनिस्ट्री ने, और इसके पीछे हम लगे रहे। अब पूरे देश में एक सिंगल एग्ज़ाम होता है और उसी सिंगल एग्ज़ाम से पूरे, जैसे इस साल भी 18 लाख बच्चे बैठे उस एग्ज़ाम में, और उस एक मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे 9 लाख बच्चे पास हुए। अब वो हम ऑल इंडिया रैंक बनाते हैं और उस रैंक के हिसाब से पूरे देश भर इंक्लूडिंग एम्स और जिपमर इस बार हमने कॉमन काउंसलिंग किया, जिसके वजह से अब कोई भी बच्चा यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन, इंस्पाइट ऑफ द कोविड टाइम्स होते हुए भी, बिना उस कोरोना काल में भी हमने एडमिशन्स दिया बच्चों को। और अभी फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया और सेकेंड राउंड भी आज शुरू हो गया है और बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। तो वो एक क्वालिटी अब मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो अब जाएंगे अंदर और जो बाहर भी आएंगे, अब एग्जिट एग्ज़ाम का भी एक फॉर्मूला बनाया है देश ने, जो एनएमसी में अब आ गया है। इसमें जो बच्चा बाहर निकलेगा उसके ऊपर भी अब हम एग्ज़ाम लेंगे और जो बाहर निकल रहा है उसकी क्वालिटी का भी देखेंगे।
तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो हम मेंटेन कर रहे हैं इसमें इस एग्जाम्स के इन थ्रू। सब के बीच में डॉक्टर बद्रीनाथ, जो हमारी नेशनल, थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ जी जी जी, इसमें इसी से इसमें जुड़ा हुआ सवाल है। नीट का आप ये कह सकते हैं, अब सभी एडमिशन्स अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी के लिए सिर्फ एक ही सारे देश में बच्चों को सिर्फ एक ही एग्जाम बैठना होता है, नीट एक ही एग्जाम। तो एक देश और एक वन नेशन वन एग्जाम, वन एजुकेशन वन एग्जाम, वन एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल। मेडिकल के लिए तो हम बोल नहीं सकते हैं ऐसा कि ये बिल्कुल जो है व्यवस्थित तरीके से इसको ढालने की कोशिश की गई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर बद्रीनाथ की, नेशनल मेडिकल जो काउंसिल कमीशन जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन कि पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को आप किस तरीके से अंजाम देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चिकित्सा शिक्षा में सुधार की कोशिशें ऐसे नहीं है, पहले भी हुई हैं, लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस व्यवस्था के साथ होनी चाहिए, अब तक उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन इस बार आप नेशनल मेडिकल कमीशन की पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सवाल। नेशनल मेडिकल कमीशन को डॉक्टर गंगाधर भी होंगे शायद, मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता करता हूँ। एक तो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर हम देखें जी, फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव एंड प्यूनिटिव जो था उनका बहुत, अभी जो हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग अप्रोच पे आ रहे हैं। ओके, वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। एंड उसमें क्या है, अभी 4 बोर्ड्स है जी। एक तो अंडर ग्रेजुएट बोर्ड है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड है, जो पोस्ट ग्रेजुएट इश्यूज अभी अलग अलग बोर्ड बना दिया हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन में, और तीसरे जो है वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, और चौथा जो एथिक्स बोर्ड भी है, और उसके ऊपर एक दिस इज हाउ द नेशनल मेडिकल कमीशन। सो नाउ दे हैव लुक्ड इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स। और अभी तो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी जो प्रकट हुआ, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ, उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। और उसके साथ उसमें क्या होगा कि अभी जो स्टूडेंट फैकल्टी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत उन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया है, और उससे और जो लैंड रिक्वायरमेंट्स है वो भी फ्लेक्सिबल बना दिया। और इन अदर वर्ड्स आई वुड से इट इज़ नाउ मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैज बिकम वेरी रैशनल and more facilitating rather than becoming a restrictive. So because of that it will open up the sector, medical education sector जो है, so that more and more colleges can start and more, and at the same time it will be patient centric जी, जो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो ये तो हम जरूर देख रहे हैं उसमें। ठीक है। तो चिकित्सा विद्यालय का मुख्य ये होता है कि पेशेंट सेंट्रिक, देयर शुड बी एडिक्वेट टीचिंग मटेरियल, राइट। तो वो तो हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो और जो रोगी वहां पर आए हैं उनको भी एक अच्छा उपचार मिल सके, जी, व्यवस्थित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर श्रीनिवास, बात यहाँ पर क्वालिटी की भी हो रही है, क्वांटिटी की भी हो रही है। इन सब के बीच में जो डॉक्टर्स तैयार करने वाले टीचर्स हैं, जी जी जी, हमारे मेडिकल के, उनको किस तरीके से आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, कैसे वो अच्छे एजुकेशन से अच्छे डॉक्टर्स बना पाए, जो क्वालिटी को लेकर के सवाल है, वो कैसे फ्रेमवर्क है पूरा इसमें? सर लास्ट 2-3 ईयर से हम लोगों ने क्या किया है कि पहले अब एक प्रमोशन से, मतलब प्रोफेसर से अगर प्रमोशन होना है तो उसमें अब हमने पब्लिकेशन और रिसर्च कंपोनेंट भी डाल दिया। तो पहले ये था कि सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे प्रमोशन मिल जाता था, अब मैंडेटरली जब तक वो 2 पब्लिकेशन ना हो या रिसर्च उसने ना किया हो तब तक वो उनको प्रमोशन के लिए वो कंडीशनल कर दिया है, जिसके वजह से अब नेचुरली वो क्वालिटी अपने आप को मेंटेन करना पड़ रहा है टीचर्स को भी, कि वो एक प्रॉपर पब्लिकेशंस करें और स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर थीसिस का वो काम करवाएं, तभी उनको प्रमोशन मिलेगा। तो उस टाइप से हमने क्वालिटी लाने की कोशिश की है। और अभी रिसर्च के लिए भी हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया हुआ है बायोमेडिकल रिसर्च का, एनएमसी ने, जिसके तहत वो उनको हर प्रोफेसर को, हर फैकल्टी को उसमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जिससे कि उनको फिर आगे फर्दर एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन मिलेंगे। तो क्वालिटी अपने आप में इनहेरेंट कर दिया कि प्रमोशन आपको चाहिए तो आपको अपने आप को पहले बेहतर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, देन ओनली यू विल गेट प्रमोटेड। बिल्कुल ठीक और है। दूसरा ये भी किया कि हम लोगों ने जो गाइड्स था, पहले एक प्रोफेसर एक ही स्टूडेंट ले सकता था या 2 स्टूडेंट ले सकता था, अब हमने वो नंबर ऑफ रेशियो जो है गाइड टू स्टूडेंट रेशियो वो हमने बढ़ा दिया है,
जिससे कि अब वही प्रोफेसर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर ऑफ हमारे पीजी सीट्स बढ़ गए। Okay. तो वो हमारे लिए एक स्पेशलाइज, जैसे सर कह रहे थे, वो स्पेशलिस्ट की जो कमी थी वो पूर्ति होगी उससे। ठीक है, डॉक्टर बद्रीनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? हाँ, उसमें हम ये कहना चाहते हैं, अभी क्वालिटी की बात कर रहे थे, जी। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम आप देखें तो उसमें अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो स्किल लेबोरेटरी सब मेडिकल कॉलेज के लिए कंपलसरी कर दिया है। इट इज़ वेरी कंपलसरी, दैट इज ट्रेनिंग हैज़ टू बी वेरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो होना चाहिए। Okay. और दूसरे जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, अभी आज की तारीख में अगर आप देखें तो इमरजेंसी, पहले तो कैजुअलिटी कहते थे उसको, अभी उसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन। जी। तो अभी हर मेडिकल कॉलेज को इमरजेंसी मेडिसिन का जो है अभी कंपलसरी किया है। इसके अब तो स्टूडेंट्स जो है अभी इमरजेंसी केयर में भी एक्सपोज हो जाएंगे। Okay. और तीसरा जो पॉइंट है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी स्कीम कंपलसरी किया है। जी। उनका जो कोर्स का जो अवधि होता है 3 साल, वो 3 साल में कम से कम वो 3 महीने जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करना चाहिए। Okay. तो कम से कम उनको पता चलेगा कि ग्राउंड स्तर पर क्या स्थिति गाँव में कैसे है, चल और नेशनल प्रोग्राम्स जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका नीचे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ जाता है उसका, नहीं तो सिर्फ वो अपने ही स्पेशलिटी में नहीं रहना चाहिए। Correct. जो देश की जो हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो कैसा बन रहे हैं और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ा काम करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। और ये ऑलरेडी इन फोर्स है, ये साल से इन फोर्स है, वो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी स्कीम कहते हैं इसको। Okay. ये भी हमने एक ठीक है, लेकिन सुधार डॉक्टर लाया। बद्रीनाथ, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और उसमें यदि हम अच्छे डॉक्टर्स यदि हमको बनाने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी उस आधार पर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मेडिकल एजुकेशन में, क्योंकि मशीन्स होती हैं, आप वैसे लेबोरेटरीज आपको तैयार करनी होती हैं, उतना स्पेस आपको चाहिए, क्योंकि सीट्स भी आपने बढ़ाई हैं, टीचर्स भी आपको वैसे चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के जो प्लानिंग है वो क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारी अरे है? आपको तो पता होगा कि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ जी। है। आपको जो 2014 में जो 5 या 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स थे, अभी आज की तारीख में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें आपको यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 19 जो मेडिकल कॉलेज है, इस बार एडमिशन भी ऑलरेडी एडमिशन भी हम एडमिट भी कर रहे हैं, और अगले 2-3 साल में उनमें स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी शुरू, अब बहुत सारे कॉलेज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो स्नातकोत्तर स्टडी भी शुरू हो जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज को जो अपग्रेडेशन करना और उसको स्ट्रेंथनिंग करना, और उसको ये हम अभी जो मैं बता रहा था आपको, फेज़ 1 में 58 मेडिकल कॉलेज को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मैं थोड़ा देर पहले आपसे बात कर रहा था उसके बारे में, फेज़ 1 में हमने 58 मेडिकल कॉलेज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए। उसमें 46 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट में उसमें ऐसा था कि हमने 60% हमने दिया, 40% स्टेट कंट्रीब्यूट किया, और मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। और दूसरा फेज में, दूसरा हंत में हमने 24 मेडिकल कॉलेज के लिए हमने फाइनेंशियल एड दिया है, और अभी तीसरा हंत में अभी 75 मेडिकल कॉलेज पे दिया है। तो इसमें हमने कल लगभग 10,000 से ज़्यादा, 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो हमने ये जो लगभग 175 मेडिकल कॉलेज में ही हो गया है। तो ये हो गया। और स्नातकोत्तर में भी अगर आपने देखा तो नियरली 40 मेडिकल कॉलेजेस को हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए। उसके वजह से अभी नियरली 3,500 ये जो पोस्ट ग्रेजुएट बढ़ चुके हैं। ओके। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें हमने मेडिकल कॉलेज की जो उन्नतीकरण के लिए जो है, हमने जो बहुत सारे उन्नतीकरण भी और नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया इसमें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी समस्या है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हमने किया, तो यहाँ पर कैसे आप मेडिकल कॉलेज को तैयार कर रहे हैं? कैसे वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप वहाँ पहुँचकर ये फैसिलिटीज़ देख सकें कि वो वहीं पढ़ सकें, उनको वहीं टीचर्स मिल सकें अच्छे, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें? इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं? इसके लिए सर हमने दो पहलू में किया, जैसे सर कह रहे थे। एक तो हमारा ये जो टीसी स्कीम है, इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल पैकेज किया है कि वहाँ पे जो 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बनाने का पैसा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, सिर्फ 10% ही स्टेट गवर्नमेंट को देगा।
और वहाँ पे इवन वो एरिया जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली मेडिकल कॉलेज के अगर सपोज हमें 25 एकड़ की ज़रूरत है, वहाँ पे हम 10 से 15 एकड़ में ही हम लोगों ने कहा कि उतनी रिक्वायरमेंट है, जैसा जोग्राफिकल टेरेन के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट और इंटीरियर के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल पैकेज किया। तो उसके वजह से एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे कॉलेजेस खुलेंगे तो लोकल बच्चे भी वहाँ पे जाएंगे, और जब लोकल बच्चे जाएंगे तो फिर एक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ का बनेगा। दूसरा, जैसे हम ये कह रहे थे, दूसरा एक अभी बता रहे थे कि ये डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है, उसमें जब सब पीजी के लिए अब मैंडेटरी हो गया पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि 3 साल में से लास्ट के 3 महीने या जो भी 3 महीने बीच में वो डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पीजी स्पेशलिस्ट की ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो भी वहाँ पे आ जाएगी, और उससे हमारे पीजी सीट्स की भी बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम इंटीरियर में जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये एक एडिशनल एडवांटेज है। और एक एनबी में भी शायद हम लोगों ने डिप्लोमा एक कोर्स का शुरू किया है, डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन। उसमें डिप्लोमा इन सर्विस जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं या सर्विस में हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मार्क्स का एडवांटेज दे रहे हैं नीट में, ताकि जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको 10 मार्क्स या 15 मार्क्स ऑलरेडी ऐड होके आएगा नीट में। तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर जाएंगे और पीजी करके अपने एरिया में जा पाएंगे। तो ये 3-4 एजेंडाज हैं जिससे अब हमें फ्यूचर में मतलब विश्वास है कि डॉक्टर्स रूरल एरियाज में भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी सकारात्मक कोशिशें हुई हैं कि कैसे हम हमारे देश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बना सकें। इसी के साथ स्वस्थ भारत में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप सभी दर्शक, यदि आपको हमारे मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित कोई सवाल आपको करने हो तो वो आप हमें अभी कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01123035420। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। जब भी आप हमसे बात करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछें। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चिकित्सा शिक्षा में सुधार सरकार का लक्ष्य है और इसी के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई नीति के तहत, नई व्यवस्था के तहत हमारे देश की चिकित्सा शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगातार लगा है। और अब उस व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि जो पॉलिसीज बनी थी उनके इम्प्लीमेंटेशन पर अब काम हो रहा है। तो ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे देश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहा है। और इसी के साथ भारत का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे तो फिर वो हमारे देश को स्वस्थ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को साकार कर पाएंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निमंस बेंगलोर के डायरेक्टर डॉक्टर BN गंगाधर। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गंगाधर आपका। और सर, आपसे जानना चाहूँगा, सर इसके पहले हमने चर्चा की, पर फिर भी सर आपके शब्दों में क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इंडियन मेडिकल एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में, हमारे देश को और बेहतर डॉक्टर्स मिल सकें, इसको लेकर के सर क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं? ओके, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था, उससे सुधार करके हम अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बनाए हैं जी। इसमें बहुत सारे चेंजेस बने हैं। ओके। ऑटोनमस रखा है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मॉनिटरिंग के लिए, PG एजुकेशन मॉनिटरिंग के लिए, और विविध शिक्षा क्षेत्र के लिए वो कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूशंस है, उनके मॉनिटरिंग एंड रिकग्निशन के लिए एक बोर्ड, और इसके अलावा ये डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होना है, और वो फॉरेन से आएंगे, वो कोई और
ट्रेनिंग सेंटर में वो ट्रेनिंग करेंगे, उनको रजिस्टर करना, उनको एक सर्टिफिकेट देना और उनको रेगुलराइजेशन करना। उसके बाद उनका प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम्स आता है, वो पेशेंट्स ने कंप्लेंट्स करता है, इस समय पर उनका एथिक्स मॉनिटर करना, ये सभी के लिए और ये 4 ऑटोनॉमस बॉडीज ने बनाया है। इसके लिए प्रेसिडेंट और एक मेंबर, परमानेंट मेंबर्स, टेम्पररी मेंबर्स, वो सभी वो जुड़ाया है। ये मॉनिटरिंग बोर्ड्स ने इसके बाद बहुत सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। Okay, okay, okay. So if you're इसके पहले भी if you're more comfortable in English, so you can talk to us in English also. There is no any problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yeah, sir. I told you my Hindi you will get into trouble. No, sir. Anyway, Please, sir. You are free, sir. fine. So this National Medical Commission, which has been made under the chairmanship of Dr. S.C. Sharma, Suresh Chandra Sharma, there are 4 autonomous bodies. Okay. One for developing UG curriculum, monitoring UG training. Similarly, one for different PG curricula and then monitoring the PG training. Then autonomous body for actually inspection, regulation, and making sure that the colleges have adequate standards for training these people. And lastly, the ethics and monitoring, ethics and registration board. Those who are passed out have to be registered into medical practice, registered into specialties. And those who are coming from outside the country, how they will be registered, which examination they will clear. And people who come for various short-term trainings from different countries, how they will be recognized as competent to do medical practice while they are doing post-graduation or short-term training. And also monitoring what we may call as professional misconduct. Unfortunately, as humans, even doctors, we are also capable of making some errors. Okay. Was that error grave? Was the error? Whether the error should be a disciplinary action should be taken or not? These are the issues which we take into account and ensure that the medical practice is made as ethical as. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. We have our first caller, Lata Dhawan from Mumbai. Lata, अपना सवाल पूछिए. हाँ सर, अभी जो नीट पीजी है 2021 की, तो अभी तक उसकी डेट भी नहीं आई। अभी ये जो कोविड सिचुएशन है, सर इंडिया नीड्स मोर डॉक्टर्स, so why they are not taking the PG earlier and get the admission, and they have to increase the PG seats. It's my request. So what is your suggestion? Okay, Lata, please, can you please repeat your question? Lata, can you please repeat your question once again? Hello, sir. This is a COVID situation, and we need the more doctors for the India. If they have taken the PG CET 2021 earlier, they will get the more PG doctors. And they have to, I think they have to increase the PG students, PG seats. So because the ratio for the India is 1:1,000, the doctors are less. So why they are not increasing the seats for the PG? And why they are delaying the 2021? So the children are very pissed off now. They are studying and no exam. So please help me out. Okay, Dr. Srinivas. I think, Dr. I want to tell you that normally the exams of PG takes place in January. But this time what has happened because of the COVID situation, जो internship का जो period था, क्योंकि बच्चे लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो वो ताकि वो भी हमारे एग्ज़ाम में बैठ सकें, इसलिए जानबूझ के हमने वो जो एग्ज़ाम जो जनवरी का है उसको पोस्टपोन किया है. बट दैट विल बी इन मे बी इन फेब और मार्च वट एवर, दैट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बट दैट इज़ टू इंश्योर कि जो बच्चे कोविड में इंटर्नशिप नहीं कर पाए वो ताकि आ सके, इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा डिले किया. बट इट विल बी देयर. ओके. तो उनका और एक धवन का और एक सवाल था कि स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है, ये उनका सवाल था. तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि पिछले 2-3 साल से पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में बहुत सारे बढ़ोतरी हुआ है. और अब अभी जो है हमारे पास रेशियो अंडर ग्रेजुएट इज टू पोस्ट ग्रेजुएट रेशियो जो कहते हैं हम, ये जो है अभी 80,000 हमारे लगभग 80,000 हमारे पास अंडर ग्रेजुएट सीट्स है, MBBS सीट्स है, और लगभग 50,000 जो है अभी 55 तक लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है. ये जो उसका मतलब ये हुआ कि जनरलिस्ट MBBS का ज़्यादा है और PG सीट का कम होना है.
इसका हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक कम से कम हमारा लक्ष्य यह है कि 1 लाख तक हमारा पीजी सीट बढ़ाने वाले इसके लिए ऑलरेडी कदम उठाए गए हैं। डिप्लोमा जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में डिप्लोमा शुरू करेंगे और बहुत सारे हमने अपग्रेडेशन, जैसा मैंने बात कर रहा था, सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाया है और अब उनको बताना चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल में बहुत पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में बहुत बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ बिहार से एक और दर्शक जुड़े हैं, जयंत कुमार, सवाल पूछिए। यस सर, सवाल पूछिए जयंत। सर मेरा ये सवाल है सर कि जो डिप्लोमा कोर्स है, जो गांव के जो कॉक डॉक्टर हैं, झोला छाप जो बोलते हैं, वो कर सकते हैं क्या? डिप्लोमा कोर्स कौन कर सकते हैं? डिप्लोमा कोर्स भी एक टाइप से देखा जाए तो वो पीजी कोर्स है। और एलोपैथी के लिए अगर करने के लिए, हाँ, झोला छाप वाले तो नहीं कर सकते। जो एमबीबीएस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही लोग फिर उसमें एग्ज़ाम देके फिर आ सकते हैं। तो एक सिस्टम है एंटर करने का, नीट एग्ज़ाम पहले देंगे, एमबीबीएस करेंगे, फिर पीजी में जाएंगे। तो बाकी सिस्टम से अभी फ़िलहाल ऐसे कोई नहीं है कि दूसरे सिस्टम्स के लोग, आयुष या वो लोग डायरेक्टली पीजी कर सकें। हमारे अभी फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट है, तो अभी तो वो जो अभी कैंडिडेट पूछ रहे थे, अभी वो पॉसिबल नहीं है। बट उनको अगर बनना है तो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही आना है उनको, एमबीबीएस करके फिर पीजी में आना है। Okay. I have a question for you, Dr. B.N. Gangadhar. Sir, as the National Medical Commission is playing a vital role to strengthen and improve the quality of medical education. So, but there is a huge number of problem regarding medical education fees, as the middle class and lower middle class family cannot afford so much fees. So are you under the National Medical Commission, there is a planning to framework a fees regulation system? Yeah, this fee regulation, like medical education is right now, although the standards etc are dictated by the National Medical Commission and earlier the Medical Council of India or the Board of Governors of the Medical Council of India, the fees and other structures which will have to happen in each college will be determined by the local state health department or medical education department and the health university. There are 2-3 issues which are of course going to be discussed later on. There are government universities and private universities. There are government colleges and private medical or other postgraduate colleges. So the structure, we have to work out a fine balance between what the government invests and what the government gives a fee. As you know, the difference between a government fee and a government seat of a private college is widely different. And a non-government seat of a private college is even more different. So these are all issues which I think it will be very difficult to get a uniform policy across all states by National Medical Commission, as I see. Okay, sir. I will come to you, Dr. Srinivas. So let me. We have another caller, Sarita Devi, जौनपुर से। ऐसा सवाल पूछिए। सरिता देवी, आप आवाज सुन पा रही हैं? सवाल पूछिए। ये कॉल ड्रॉप है। आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर श्रीनिवास? इसमें जैसे गंगाधर जी भी बोल रहे थे, बट हमारा एनएमसी एक्ट में ही एक अभी क्लॉज डाला गया ये फीस को देखते हुए कि 50% ऑफ द फीस जो है इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी फिक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट करेगा। तो ये एक्ट अब क्योंकि अब चालू हो चुका है, तो ये हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर जो इतने ज़्यादा फीस हैं कई प्राइवेट कॉलेजेस को, उसमें 50% फीस का कैप एनएमसी एक्ट में एनएमसी को वो पावर दे रखा है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये भी किया जाएगा सो दैट ये जो इतना मैक्सिमम फीस कुछ प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं उसको कर्ब कर सकें। सो ये हमारे एनएमसी एक्ट में ये एक बड़ा एक एडवांटेज है। ओके। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा डॉक्टर बद्रीनाथ आपसे। सर देखिए, हमारे देश का रिजर्वेशन सिस्टम वो अपने तरीके से चलता है। गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ उनकी भी राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन जब हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की, सो मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये कहता है कि इट शुड बी बेसिस ऑन द परसेंटेज एंड द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। सो एक सवाल ये भी है
कि जो सामान्य वर्ग के, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है क्या मेडिकल एजुकेशन में से? इट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं, सरकार ने जरूर किया है इसके। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक EWS जो बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टि से जो गरीब रेखा से नीचे है, उनके लिए है 10%, 10% रिजर्वेशन इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। पिछले 2 साल से हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% जो सीट्स है उनके लिए सीमित है, रिजर्वेशन है। और आज की तारीख में जो हमारा केंद्र सरकार की जो संस्थान है, जो ऐसा हमारा सफदरजंग हो, RML हो, हमारा ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हो, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो हम पिछले 2 साल से और इस साल में भी हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने 10% सीट रखे हुए हैं। और ये भी हमने किया है कि क्वेश्चन किया है कि ये 10% बढ़ाने के लिए हमने ओवरऑल इनटेक कैपेसिटी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेके सीट बढ़ाया है, क्योंकि दूसरे वर्गों के लिए सीट कम ना हो, सीट कम ना हो। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ महाराष्ट्र से एक और दर्शक जुड़े। नाविक, सवाल पूछिए अपना। जी सर। जी, सवाल पूछिए। जी, जिस तरह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदल के NMC किया गया है जी, उसी तरह स्टेट में भी जो स्टेट मेडिकल काउंसिल थे उनका भी स्ट्रक्चर वो चेंज किया है या पहले जैसे ही रहेगा? इसका जवाब वैसे गंगाधर जी देंगे, मेंबर ऑफ NMC हैं वो। उनको देना। डॉक्टर BN गंगाधर, यदि आप इस सवाल को सुन पाए हो। As of now, the National Medical Commission is at the national level. The state medical councils, to my best of my knowledge, will continue to work the way they are working. ओके, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो इनिशिएटिव्स हैं डॉक्टर गंगाधर, जो कोशिशें हैं, और एंड अबव ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सर। सो क्या कुछ फोकस है उसको लेकर के, क्या कुछ प्लानिंग है सर उसको लेकर के NMC की? In what sense you're asking? All policies that we are making, implementation activity is going to be decided by each of the autonomous bodies, which are already doing it. It's going to take just about a month. We started working, and we're going to create an atmosphere wherein all educational reforms which the National Medical Commission brings in will automatically be acted upon, and a new the presidents have been given the autonomy to carry out each of these actions to the fullest extent. I don't see serious barriers to this. जी, बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर B श्रीनिवास सर, देखिए, जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन में, तो कोशिशें बहुत सारी की जा रही हैं। आपने बताया क्वालिटी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्वांटिटी को भी बढ़ाया जाएगा। तो सर, जैसे हमारा इतना बड़ा देश है जनसंख्या के लिहाज से, तो सर ने बताया 2024 तक कोशिश होगी कि सीट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इन सारी व्यवस्थाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनल टीचर्स का, ठीक है। तो जैसे आप एजुकेशन को लेकर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सीट्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हाईली क्वालिफाइड टीचर्स उस हिसाब से चाहिए होंगे, वो किस आधार पर चुने जाएंगे, और वो कैसे पूरे भारत में इंक्लूडिंग रिमोट एरियाज, इंक्लूडिंग विलेज एरियाज, वो आप कैसे मैनेज करेंगे? जी सर, इसमें हमने एक बड़ा अच्छा पहल किया है कि NMC में अब हर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल एजुकेशन यूनिट होगा। अब ये मेडिकल एजुकेशन यूनिट जो है, इन टीचर्स को, जो हमारे फैकल्टी हैं, इनका वर्कशॉप्स किया जाता है। तो उसमें द टीचिंग मेथोडोलॉजी, कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको थीसिस लिखवाना है बच्चों को, और सबसे बड़ी बात अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 19 साल में जो हमारा MBBS करिकुलम था, जो चेंज नहीं किया, वो इस साल MBBS करिकुलम वो चेंज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम कर दिया। तो अब वो पहले जो हम किताबों में पढ़ते थे, जब हम MBBS करते थे, तब हम लोग सिर्फ किताबों में ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था, थियोरेटिकल नॉलेज होता था। अब जो फर्स्ट ईयर से ही वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वार्ड टीचिंग और पेशेंट टीचिंग भी साथ में कर दिया।
तो ये 19 साल में पहली बार हुआ है, एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट बाय एनएमसी एंड बाय द मिनिस्ट्री, जिससे कि बच्चों को अब पढ़ाई पे ज़्यादा मतलब पढ़ते तो हैं बट साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हमें पेशेंस वही होता है, अल्टीमेटली वो दैट इज द मेन एम। ठीक बात है, ये पहले होना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, अब हुआ है तो ये भी बहुत 19 साल अच्छी बाद बात हुआ है। है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आगरा से एक और दर्शक जुड़े हैं, राघवेंद्र, सवाल पूछिए। राघवेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, राघवेंद्र का कॉल ड्रॉप हुआ आई थिंक। पर फिर भी ये जो कोशिशें हैं, जैसा कि बताया कि 19 साल बाद, तो वर्तमान समय में जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो क्या हमारे यहाँ पर भी उस तरीके का सिलेबस, उस तरीके की टीचिंग टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है इस नई व्यवस्था के तहत? जरूर इंक्लूड किया जा रहा है। हम तो पहले जैसा मैंने बताया, गुणात्मक इसमें हम कभी क्वालिटेटिव, वाइल ट्राइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। ओके, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी उन्होंने उठाया था, वो फैकल्टी के बारे, टीचिंग फैकल्टी के बारे में। इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन ने बहुत सारे अच्छे बदलाव लाए हैं। जो फैकल्टी का जो सिलेक्शन है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखा है अभी। अब आज एक तो उन्होंने कहा कि विजिटिंग फैकल्टी, जो अभी पहले जो विजिटिंग फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में परमिशन नहीं था, अभी जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स है शहर में या जो एकेडमिशियंस है, वो मेडिकल कॉलेज में वो पार्ट टाइम टीचिंग जॉब ले सकते हैं। ओके, ये पहला कदम उठाया उन्होंने। दूसरे जो है, जो हमारे जो वैद्यकीय अधिकारी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो हम कहते हैं, बहुत सारे ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम भी कर रहे हैं, सालों 10 साल, कभी कोई 20 साल एक स्पेशलिटी में काम किया है और उनको अच्छे जानकारी है। लेकिन उनको क्या है, फैकल्टी उनका डेजिग्नेशन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, उसके लिए उनको पढ़ा नहीं पाते। इसलिए अभी वो जो एनएमसी ने अभी हमें इक्वेटेड डेजिग्नेशन जो है, जो जिसको एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो डिपार्टमेंट काम करते करते उनको भी अभी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पर रोकूंगा। मध्य प्रदेश से आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हैं, सवाल पूछिए आशीष। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अभी जैसे लॉकडाउन के चलते जैसे सर जो मेडिकल के छात्र हैं वो अभी छुट्टी के चलते घर पे आ गए थे। ओके, तो सर उन लोगों के लिए अभी जो शिक्षा चूक गई है, उनके सेमेस्टर की जो परीक्षा है रुकी हुई थी, क्या इसके लिए सरकार कुछ आगे प्रावधान लाएगी? क्या सर उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा? क्या सर उन्हें क्या परीक्षाएं होगी? ओके, डॉक्टर श्रीनिवास जी, इसमें सर कल ही हम लोगों के यहाँ से एक सर्कुलर गया है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी सर ने एक सर्कुलर निकाला है विद एडवाइस ऑफ एनएमसी, क्योंकि अभी तक तो कोरोना था, लॉकडाउन चल रहे थे, तो बच्चों को छुट्टी देके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। बट एनएमसी ने और एज ए कम्युनिटी ऑफ द हेल्थ सब लोगों ने सोचा है कि मतलब अल्टीमेटली हम डॉक्टर्स को भी एक्सपोजर टू द पेशेंट्स तो होना चाहिए। तो इसलिए 1 दिसंबर से ये डिसाइड किया गया है कि जहाँ जहाँ एटलीस्ट लोकलाइज कंडीशंस के हिसाब से क्लासेस ऑनलाइन से अब ऑफलाइन मोड में भी आ जाएंगे, ताकि क्लासेस खुल जाएंगी, ताकि बच्चों को भी वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एपिडेमिक टाइम्स में भी कैसे हैंडल करना है। करेक्ट, अल्टीमेटली हमारा मेन एम ही ये है कि पेशेंट्स को देखना है। अगर हम ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ही सीख सकते हैं, बट जब तक आप खुद पेशेंट्स को फील नहीं करोगे, टीच नहीं करोगे, तब तक आपको वो ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक वो क्वालिटी नहीं आएगा। तो 1 दिसंबर से हमारे यहाँ से क्लासेस शुरू करने का भी ऑर्डर्स आ गए हैं। तो ये सब बच्चे जो हैं अब दे कैन अटेंड देयर क्लासेस and they can take part in the teaching physically rather than just only online basis पे। कल की बात है, कल ही हुआ है। कल ही ऑर्डर्स निकाले। हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से एक और दर्शक जुड़े हैं, जयेश, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर। जी, सवाल पूछिए सर। क्या जो आयुर्वेदिक के स्टूडेंट होते हैं वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, दवा या इंजेक्शन के वगैरह? इस संबंधित प्रश्न है। ये वैसे अभी तो क्रॉसपैथी अभी अलाउड नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ जो रूल कहता है कि आयुर्वेदिक का अलग सिस्टम है, आयुर्वेदिक अपने पढ़ाई, अपने रिसर्च और अपने दवाई का अपना अलग है। अभी क्रॉसपैथी शुरू नहीं किया कि वो लोग हमारे मतलब एलोपैथी कर सकें, एलोपैथी वाला आयुर्वेदिक कर सकें। अभी तक तो ये डिफरेंट मोड्स पे ही है। फ्यूचर में अभी देखते हैं कि अगर कभी होता है तो वी मे डू इट, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट देयर। लेकिन इन सब के साथ में डॉक्टर BN गंगाधर सर, जो कोशिश है ऐसी कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले से लंबे समय से जो सुधारी नहीं गई थी,
जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो अब करने की कोशिश की जा रही है। तो आप मानेंगे इस बात को कि इस जो मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिशें हैं, वो एक अच्छी तस्वीर, पॉजिटिव जो एरा है मेडिकल एजुकेशन फील्ड का, वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में? Yeah, there is a extremely positive change in the outlook of the way in which we are going to train medical doctors. From merely knowledge, we are making the focus on skills that are required for people to act upon in situations, routine activities, and also in emergency situations. These are the two areas where emphasis has been given. Skills training is going to be a very, very important objective of the entire medical education. And like I said, the competence-based curriculum has already been developed by the earlier BOG and the earlier Medical Council of India. And so this, I am hoping, is going to make a sea of difference in the way in which our doctors are going to be equipped with the professional skills that are required to perform their duties, both in big hospitals, also in primary care hospitals. Okay, sir. We have another caller from Madhya Pradesh, Datia, रामजीलाल यादव. रामजीलाल यादव, सवाल पूछिए अपना. अच्छा, तो हाँ सर जी सर, हमारा मतलब ये है कि सर जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी कि नहीं होगी? सर ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो कॉलेजेस है, इंक्लूडिंग एम्स, जो 20 एम्स की बात कर रहा था, उसमें तो हम परमिसिबल है ही नहीं है। उसमें तो हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कहते हैं, वो डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, और उसमें ये मांग भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार की जो फैकल्टी है वो उनका मांग भी नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टेट राज्य सरकार में ये उन्होंने परमिशन अलॉट किया, परमिशन दिया हुआ है। सो ये हर राज्य में इसका जो नियम थोड़ा बहुत अलग है। तो ये राज्य सरकार का विषय है, लेकिन इतना मैं केंद्र सरकार में तो ये कोई भी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं, इवन बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स जो हम कहते हैं, बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स भी उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए मौका हम नहीं देते हैं। लेकिन केंद्र जो राज्य सरकार है वो क्या कहते हैं कि बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स, जो आपका जो चिकित्सा विद्यालय का जो टाइमिंग्स है उसके बाद कोई थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन वो प्योरली जो केंद्र राज्य सरकार का विषय है। ओके, ठीक है। अब चूंकि अब समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में डॉक्टर गंगाधर, I want your comment how NMC is beneficial for the students, sir. How can you address the student which are viewing this show right now? There are two things. One is the nature of training is going to make a big change in terms of increasing their competency and professionalism. Okay. And second, a universal policy of registering all medical graduates under the National Medical Commission is going to come in with the consent and with the participation of each of the state medical councils. बिल्कुल ठीक है। चूंकि स्टूडेंट्स को जितनी ज़्यादा बेहतर जानकारी हम दे पाए, मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सार्थकता सुनिश्चित होगी। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बी श्रीनिवास? जी, अभी सर ये है कि अब हमने दो वे से अब क्वालिटी के लिए इंश्योर किया है। एक जो एंट्री है वो नीट एग्ज़ाम आ गया है, अभी जो एग्ज़िट होगा वो एग्ज़िट एग्ज़ाम आ जाएगा, और क्वालिटी तो एनएमसी मॉनिटर कर ही रही है। और फीस पे भी अब हमारा एक नज़रिया है कि फ़ीस कैसे कम करना है प्राइवेट कॉलेज का। तो ये सब देखते हुए अब हमें ये लग रहा है कि मतलब फर्दर स्टूडेंट्स, इवन जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होंगे, इवन जो गरीब भी होंगे, वो भी अब इसमें, और नंबर ऑफ़ सीट जो बढ़ रहे हैं, तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल इम्प्रूव एज वेल एज द क्वान्टिटी ऑफ एजुकेशन जो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वो भी आएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू मेक एक रिवोल्यूशन टाइप का आएगा फ्यूचर में, एंड वी आर होपिंग जो हम लोग मिस करते थे अपने एमबीबीएस टाइम में, आने वाले बच्चों को वो मिलेगा वो चीज़। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बद्रीनाथ, मेडिकल स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? कैसे एनएमसी की जो न्यू मेडिकल एजुकेशन की जो कोशिशें हैं वो कैसे उनको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? देयर विल बी अ फिनोमिनल चेंज इन द मेडिकल एजुकेशन टेक्निक्स, एंड एज डॉक्टर गंगाधर just now mentioned, first is curriculum. It is a competency based. It is not just keep on reading and reading and reading. Right. It is like modular. It is split into no modules. In each module,
what is the, how much is the theoretical knowledge and how much is the practical skills, and so it will be objectively assessed. So you keep on acquiring skills on a very modular basis. And secondly, that there is as skill laboratories is a must. So students, before they actually do perform any kind of procedures on the patients, they can always do practice on the skill laboratories. Okay. So that is the second thing. Third thing is that there will be next examination. There will be exit examination which will be conducted. Like NEET now, entrance also will be one nation, one exam, and exit also will be one nation, one exam. Okay. That is how it will be. बहुत अच्छे So that will be प्रयास है। standardized. और वाकई में हम शुभकामनाएं देंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, क्योंकि ये वर्तमान समय की मांग थी कि हमारे देश को अच्छे चिकित्सक मिल सके। जनसंख्या के आधार पर जो रोगियों की संख्या है उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि भारत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम अच्छे डॉक्टर्स तैयार कर सकें, और उसी की कोशिश है। नेशनल मेडिकल जो एजुकेशन की जो तैयारी है वो यही है कि आने वाले समय में हमारे देश को बेहतर चिकित्सक मिल पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बद्रीनाथ, बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी श्रीनिवास, बहुत धन्यवाद डॉक्टर BN गंगाधर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। सर, हार्टली थैंक्स फॉर योर टाइम सर एंड फॉर योर गाइडेंस सर। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।